हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे भी आपका होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो या किसी भी स्टेट का TGT, PGT, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकागोन, थर्ड ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, फोर्थ ऑप्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? ग्लूकागोन। कौन सा है? ग्लूकागोन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ग्लूकागोन क्या है। ग्लूकागोन इज अ हार्मोन, ये एक हार्मोन है। योर पैनक्रियाज मेक्स टू हेल्प कंट्रोल योर बॉडी ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल्स, जिसको कौन बनाती है? पैनक्रियाज बनाती है। किस लिए? आपकी हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ग्लूकागोन रेजेस योर ब्लड शुगर। ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड शुगर को रेज करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है एंड कीप इट फ्रॉम गेटिंग टू लो। और उसको क्या करता है? और उसको कम करने से होने से गेटिंग टू लो, और उसको कम होने से रोकता है। वाइल इंसुलिन अनदर हार्मोन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। और जो अदर हार्मोन होते हैं जैसे इंसुलिन, ये क्या करते हैं? ब्लड शुगर लेवल को लो करने का काम करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो आपका अग्नाशय, आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बनाता है। ग्लूकागोन आपके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है और इसे बहुत कम होने से रोकता है, जबकि इंसुलिन एक अन्य हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप इज सर्वग्राहित रुधिर का ग्रुप है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है बी, थर्ड ऑप्शन है AB, फोर्थ ऑप्शन है O। बताइए यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा होता है? AB। और डोनर कौन सा होता है? A। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शरीर को ऑक्सीजन देना, सेकंड ऑप्शन है शरीर को जीवाणुओं से बचाना, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा देना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को जीवाणुओं से बचाना, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल क्या है। आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये क्या है? बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है। दे हेल्प टू बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिसीजेज। जो क्या करती हैं? बॉडी को हेल्प करती हैं किसके प्रति? इन्फेक्शन के प्रति फाइट करने के लिए और डिसीजेस के प्रति अगेंस्ट फाइट करने के लिए। टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोन्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल्स। क्या है? दो टाइप्स के होते हैं। कौन? वाइट ब्लड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट्स। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स, जो कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और सेकंड होता है आपका मोनोसाइट्स। ये क्या? मोनोसाइट्स या इसको लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कौन सी होती हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, T सेल और B सेल्स। हिंदी में देख लेते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। वह शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं, जिसमें ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और दूसरा है आपका मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, टी सेल्स, T कोशिकाएं और B कोशिकाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉमन सिम्टम्स व्हेन ब्लड शुगर लेवल आर नॉट कंट्रोल्ड आर।
रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण हैं? फर्स्ट ऑप्शन है थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सेकंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड लेथार्जी, थर्ड ऑप्शन है थ्रस्ट एंड लेथार्जी, फोर्थ ऑप्शन है थ्रस्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड लेथार्जी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्यास लगना एवं बारंबार मूत्र त्याग, सेकंड ऑप्शन है बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती, थर्ड ऑप्शन है प्यास लगना एवं सुस्ती, फोर्थ ऑप्शन है प्यास लगना बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण क्या होते हैं? प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती, थ्रस्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड लेथार्जी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन रुधिर कणिका के निर्माण में किनकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन एंड जिंक, सेकंड ऑप्शन है फोलिक एसिड एंड जिंक, थर्ड ऑप्शन है आयरन एंड पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है आयरन एंड मैग्नीशियम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लोहा और जिंक, सेकंड ऑप्शन है फोलिक एसिड और लोहा, थर्ड ऑप्शन है लोहा और पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है लोहा और मैग्नीशियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, निर्माण में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? फॉलिक एसिड एंड आयरन की। किसकी होती है? फॉलिक एसिड और लोहे की। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ये क्या है? प्रोटीन है इन रेड ब्लड सेल्स। किसमें? रेड ब्लड सेल्स में। दैट कैरीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। द हीमोग्लोबिन टेस्ट मेजर हाउ मच हीमोग्लोबिन इज इन योर टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट से क्या मेजर किया जाता है कि हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड हीम, जो किससे कंपोज्ड हुआ है? प्रोटीन से, जिसको हीम कहा जाता है। विच बाइंड्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को बाइंड्स करती है। हिंदी में देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। हीमोग्लोबिन परीक्षण से पता चलता है कि आपके रक्त में कितना हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये हीम नामक प्रोटीन से बना होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू, फोर्थ ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संयोजी उत्तक, सेकंड ऑप्शन है पेशीय उत्तक, थर्ड ऑप्शन है एडिपोज उत्तक, फोर्थ ऑप्शन है उपकला उत्तक। बताइए टिश्यू ब्लड किस तरह का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम? हिंदी में देख लेते हैं। इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? फर्स्ट ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, सेकंड ऑप्शन है लिम्फोसाइट, थर्ड ऑप्शन है एंटीबॉडीज, फोर्थ ऑप्शन है प्लेटलेट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा घटक है? कौन सा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? लिम्फोसाइट। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है बोन मैरो, थर्ड ऑप्शन है किडनीज, फोर्थ ऑप्शन है पैनक्रियाज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यकृत, सेकंड ऑप्शन है अस्थि मज्जा, थर्ड ऑप्शन है गुर्दे, फोर्थ ऑप्शन है पैनक्रियाज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ बनते हैं? कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किल्स डिसीजेज कोजिंग बैक्टीरिया? रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, सेकंड ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, थर्ड ऑप्शन है बिंबाणु, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाश निम्न में से कौन करता है? कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, सेकंड ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शरीर को ऑक्सीजन लेना, सेकंड ऑप्शन है शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा देना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। श्वेत रक्त कणिकाओं का, व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है। इसमें ऑप्शन थोड़े चेंज हैं, मॉडिफाइड है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है इस क्वेश्चन को दोबारा से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट, रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरीज, सेकंड ऑप्शन है वेन्स, थर्ड ऑप्शन है वेसल्स, फोर्थ ऑप्शन है नर्व्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है धमनियां, सेकंड ऑप्शन है शिराएं, थर्ड ऑप्शन है नलिकाएं, फोर्थ ऑप्शन है नर्व्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, क्या होती हैं वो, उनको क्या कहते हैं, उनको वेन्स कहा जाता है, उनको शिराएं कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम, धमनियां रक्त ले जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वेन्स, सेकंड ऑप्शन है हार्ट, थर्ड ऑप्शन है स्टमक, फोर्थ ऑप्शन है मसल्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शिराओं से, सेकंड ऑप्शन है हृदय से, थर्ड ऑप्शन है पेट से, फोर्थ ऑप्शन है मांसपेशियों से। बताइए आर्टरीज रक्त ले जाती हैं, किससे ले जाती हैं, कहाँ से ले जाती हैं, हार्ट से, हृदय से। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर डाइसफंक्शन ड्यू टू ब्रेन डैमेज इज, मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है एपिलेप्सी, सेकंड ऑप्शन है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, थर्ड ऑप्शन है सेरेब्रल पाल्सी, फोर्थ ऑप्शन है अर्थराइटिस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मिर्गी, सेकंड ऑप्शन है मांसपेशीय दुर्विकास, थर्ड ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षाघात, फोर्थ ऑप्शन है गठिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। मोटर डाइसफंक्शन ड्यू टू ब्रेन डैमेज इज, क्या कहते हैं उसको, सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सेरेब्रल क्या है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल मीन्स हैविंग टू डू विद द ब्रेन, सेरेब्रल का क्या मतलब है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। एंड पाल्सी मीन्स वीकनेस इन और प्रॉब्लम्स विद यूजिंग द मसल्स, पाल्सी का क्या मतलब है, मसल्स के बीच, मसल्स के साथ मतलब कोई प्रॉब्लम होना या उसमें वीकनेस होना। हिंदी में नेक्स्ट देख लेते हैं, सेरेब्रल पाल्सी इज कोज्ड बाय एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट और डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन, क्या किसके कारण होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के अबनॉर्मल के कारण होता है, या अगर ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ डैमेज हो जाता है तो उसके कारण होता है। दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कंट्रोल देयर मसल्स, जो क्या करती हैं, जो अफेक्ट करती हैं किसी पर्सन की एबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी को, मसल को कंट्रोल करने की एबिलिटी को। Cerebral palsy is the most common motor disability in the childhood। ये क्या है, मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी है किसमें, चाइल्डहुड में। हिंदी में देख लेते हैं, सेरेब्रम का मतलब है मस्तिष्क से संबंधित, पाल्सी का मतलब है मांसपेशियों से में कमजोरी या उनका उपयोग करने में समस्या। सेरेब्रल पाल्सी असामान्य मस्तिष्क विकास या विकासशील मस्तिष्क को नुकसान के कारण होता है, जो व्यक्ति की अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। सेरेब्रल पाल्सी बचपन में सबसे आम मोटर विकलांगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज अ कॉमन कंडीशन, ये क्या है, एक कॉमन कंडीशन है दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड कॉजेज फ्रीक्वेंट सीजर्स, जो किसके कारण होती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है और किसके कारण होती है, फ्रीक्वेंट सीजर्स के दौरों के कारण होती है। सीजर्स आर बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। सीजर्स क्या है, एक बर्स्ट है किसका, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का, किसमें, ब्रेन में। दैट इन टेम्पररी अफेक्ट्स हाउ इट वर्क्स, जो क्या करता है, आपके आप कैसे कार्य कर रहे हैं उसको अफेक्ट करता है। दे कैन कोज अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, इसके क्या होते हैं, वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, मिर्गी एक आम स्थिति है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है और बार बार दौरे का कारण बनती है।
दोहरे मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के विस्फोट होते हैं, ब्रस्ट होता है, जो अस्थायी रूप से इसके काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। ये कई तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ओल्ड एज में भी हो सकता है, एडोलसेंस में भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है और आफ्टर 60 भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज। ये क्या है? एक डिसीज का ग्रुप है दैट कोज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास। जो क्या होता है? मसल मास का लॉस होने पर और उसके प्रोग्रेसिव वीकनेस के कारण होती है। इट्स इन मस्कुलर डायस्ट्रोफी में एबनॉर्मल जीन्स म्यूटेशन इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन के प्रोडक्शन को इंटरफेयर करते हैं, नीडेड टू फॉर्म हेल्दी मसल्स, जिसकी उनको ज़रूरत होती है, मतलब जो जिनकी हेल्दी मसल्स की ज़रूरत होती है उसमें प्रोटीन के प्रोडक्शन में इंटरफेयर करने का काम करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारियों का एक समूह है जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में असामान्य जीन उत्परिवर्तन स्वस्थ मांसपेशियों को बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रोका एरिया इज द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रीब्यूट्स टू। ब्रोका एरिया मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है स्पीच प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है मोटर फंक्शन, फोर्थ ऑप्शन है एंगर प्रोडक्शन। हिंदी में देख लेते हैं पहला ऑप्शन है भाषा को समझने में, सेकंड ऑप्शन है वाणी उत्पन्न करने में, थर्ड ऑप्शन है गत्यात्मक क्रिया में, फोर्थ ऑप्शन है क्रोध उत्पादन में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। किस चीज़ में योगदान करता है? स्पीच प्रोडक्शन में, वाणी उत्पन्न करने में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ब्रोका एरिया क्या होता है। ब्रोकास एरिया इज अ रीजन ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? एक ब्रेन का रीजन है दैट्स वाइटल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन। जिसका क्या होता है? जो महत्वपूर्ण है किसके लिए? लैंग्वेज के प्रोडक्शन के लिए एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए। इट्स लोकेटेड इन द इंफीरियर फ्रंटल गायरिस। ये क्या होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरिस में लोकेटेड होता है ऑफ द डोमिनेंट हेमिस्फीयर। किसके? डोमिनेंट हेमिस्फीयर के इंफीरियर फ्रंटल गायरिस में लोकेट होता है। यूजुअली लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ब्रोकास एरिया इज ऑल्सो नॉन एज ब्रॉडमैन्स एरिया। इसको ब्रॉडमैन एरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं ब्रोका का क्षेत्र मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो भाषा उत्पन्न करने और समझ के लिए महत्वपूर्ण है। यह मस्तिष्क के प्रमुख गोलार्ध के अवर ललाट गायरस में स्थित होता है। आमतौर पर मस्तिष्क के बाएं हिस्से में ब्रोका के क्षेत्र को बोमैन क्षेत्र के रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है द सेरेब्रम, सेकंड ऑप्शन है द सेरिबेलम, थर्ड ऑप्शन है द स्पाइनल कॉर्ड, फोर्थ ऑप्शन है दो बार एक ऑप्शन टाइप हो गया है, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको। हिंदी में देख लेते हैं पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क द्वारा, सेकंड ऑप्शन है अनुमस्तिष्क द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सुषुम्ना शीर्ष द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है मेरुरज्जा द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। द बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। किसके द्वारा होती है बॉडी का कंट्रोलमेंट? किसके द्वारा होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेरिबेलम के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सेरिबेलम क्या है। सेरिबेलम द पार्ट ऑफ द ब्रेन, एक ब्रेन का पार्ट है एट द बैक ऑफ द हेड बिटवीन द सेरिबेलम। जो क्या होता है? हेड और सेरिबेलम के बिटवीन होता है। एंड द ब्रेन स्टेम, किसके? ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के क्या पीछे की तरफ होता है? हेड के किसकी तरफ होता है? हेड के पीछे की तरफ होता है और सेरिब्रम और ब्रेन के बिटवीन होता है, बीच में होता है। द सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड अदर कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शन। ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है? बॉडी के बैलेंस को, अदर मोटर फंक्शंस को बैलेंस करने का काम करता है। सच एज वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, जैसे वॉक करना और स्टैंडिंग, खड़े होना। हिंदी में देख लेते हैं अनुमस्तिष्क सिर के पूछे मस्तिष्क का वह भाग है जो सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच होता है। सेरिबेलम चलने और खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य जटिल मोटर कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेरेब्रम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है।
इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर, जो दो हेमिस्फेयर द्वारा डिवाइड किया गया है, और हाफ्स द्वारा कॉल्ड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। एरियाज विद इन द सेरेब्रम कंट्रोल मसल फंक्शन, जो क्या करता है ये सेरेब्रम किस चीज़ को कंट्रोल करता है, मसल फंक्शन को, एंड ऑल्सो कंट्रोल स्पीच थ्रो स्पीच थॉट इमोशंस रीडिंग राइटिंग एंड लर्निंग इनलार्जमेंट। और किस चीज़ को कंट्रोल करता है ये, स्पीच को, थॉट्स को, इमोशंस को, रीडिंग को, राइटिंग को एंड लर्निंग इनलार्जमेंट को। सॉरी यहाँ इनलार्जमेंट नहीं आएगा, लर्निंग को। हिंदी में देख लेते हैं सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह दो गोलार्धों या हिस्सों में विभाजित होता है, जिसे सेरेब्रम गोलार्ध कहा जाता है। सेरेब्रम के भीतर के क्षेत्र मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और भाषण, विचार, भावनाओं, पढ़ने, लिखने और सीखने को भी नियंत्रित करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं सेरेब्रम, सेकंड ऑप्शन है सेरिबेलम, थर्ड ऑप्शन है मेड्यूला, फोर्थ ऑप्शन है पोन्स बैरोली। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, सेकंड ऑप्शन है सेरिबेलम, थर्ड ऑप्शन है मेड्यूला, फोर्थ ऑप्शन है पोन्स बैरोली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरेब्रम। कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैट रिच लेयर दैट सराउंड्स द नर्व्स फाइबर इज कॉल्ड, वसायुक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेड्यूलरी शीट, सेकंड ऑप्शन है माइलिन शीट, थर्ड ऑप्शन है मेमेलियन शीट, फोर्थ ऑप्शन है मिक्स्ड शीट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेड्यूलरी शीट, सेकंड ऑप्शन है माइलिन शीट, थर्ड ऑप्शन है मेमोलियन शीट, फोर्थ ऑप्शन है मिक्स्ड शीट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वसायुक्त परत जो तंत्रिका तंतु को घेरती है उसको क्या कहा जाता है, उसको माइलिन शीट कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं माइलिन क्या है। माइलिन इज एन इंसुलेटिंग लेयर, ये क्या है, एक इंसुलेटिंग लेयर है और शीट है दैट फॉर्म्स अराउंड नर्व्स, जो किसके अराउंड होती है, किसके अराउंड रहती है या किसको घेरे रहती है, नर्व्स को, इंक्लूडिंग दोज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड भी इससे घिरे रहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंसेज, ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से और फैटी सब्सटेंसेज से बनी होती है। दिस माइलिन शीट अलाउज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट क्विकली एंड इफिशियंटली अलोंग द नर्व सेल्स। ये क्या करती है, क्विकली ट्रांसमिट करने का काम करती है, किसको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। इफ माइलिन इज डैमेज्ड, यदि माइलिन शीट क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, दीज इम्पल्सेस स्लो डाउन, ये इम्पल्सेस क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। माइलिन एक इंसुलेटिंग परत या आवरण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सहित नसों के चारों ओर बनता है। यह प्रोटीन और वसायुक्त पदार्थों से बना होता है। यह माइलिन आवरण विद्युत आवेगों का तंत्रिका विद्युत आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं के साथ तेजी से और कुशलता से संचारित करने की अनुमति देता है। यदि माइलिन क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ये आवेग, ये इम्पल्सेस क्या होते हैं, धीमे हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अबव द किडनी, सेकंड ऑप्शन है अबव द स्टमक, थर्ड ऑप्शन है अबव द लीवर, फोर्थ ऑप्शन है अबव द पैंक्रियाज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गुर्दे के ऊपर, सेकंड ऑप्शन है अमाशय के ऊपर, थर्ड ऑप्शन है यकृत के ऊपर, फोर्थ ऑप्शन है अग्नाशय के ऊपर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, अबव द किडनी, गुर्दे के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या है। ऑल्सो नॉन एज सुपर रीनल ग्लैंड, इसको सुपर रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। आर स्मॉल ट्राइंगुलर शेप्ड, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ट्राइंगुलर शेप्ड होते हैं। ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द बोथ किडनी, ये किस पर लोकेटेड होते हैं, बोथ किडनी के टॉप पर लोकेटेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन, ये क्या करते हैं, हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं दैट हेल्प रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड अदर इसेंशियल फंक्शंस। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को, इम्यून सिस्टम को, ब्लड प्रेशर को और रेस्पॉन्सेस को क्या करते हैं, और स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस को क्या करते हैं, और अदर फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं।
हिंदी में देख लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथियां, जिन्हें सुप्रारेनल ग्रंथियां भी कहा जाता है, दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती हैं। त्रिकोणीय आयत की ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि ऐसे हार्मोन बनाती है जो आपके चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव के प्रति प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं वोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है हार्ट, सेकंड ऑप्शन है किडनी, थर्ड ऑप्शन है लंग, फोर्थ ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हृदय, सेकंड ऑप्शन है गुर्दा, थर्ड ऑप्शन है फेफड़ा, फोर्थ ऑप्शन है बड़ी आंत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? किडनी का, गुर्दे का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं वोमेन कैप्सूल क्या है। वोमेन्स कैप्सूल सराउंड्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये क्या होती हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, कैपिलरीज लूप को घेरे रखती है, उसके सराउंड होती है। एंड पार्टिसिपेट इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये और क्या किस चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा ब्लड को फिल्टर करने के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। हिंदी में देख लेते हैं वोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलर कोशिका लूपों को घेरता है और ग्लोमेरुलर कोशिका से रक्त के निस्यंदन मतलब रक्त के ब्लड के फिल्ट्रेशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। कौन? वुमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। निम्न में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? फर्स्ट ऑप्शन है वोमेन्स कैप्सूल, सेकंड ऑप्शन है मोलफिजियन कैप्सूल, थर्ड ऑप्शन है पैरामिड, फोर्थ ऑप्शन है नेफ्रॉन। हिंदी में देख लेते हैं पहला ऑप्शन है वोमेन कैप्सूल, सेकंड ऑप्शन है मेलफिजियन कैप्सूल, कार्पोसेल्स, थर्ड ऑप्शन है पिरामिड, फोर्थ ऑप्शन है नेफ्रॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सी वृक्क की किडनी की फंक्शनल यूनिट है? किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं नेफ्रॉन क्या है। ए नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। कौन? नेफ्रॉन। दे आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर composed of a renal capsules and a renal tubules। इसके ऊपर क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो किससे कंपोज्ड होते हैं? रीनल कैप्सूल से एंड रीनल ट्यूब्यूल से। देर आर अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी। हमारी जो किडनी होती है, ह्यूमन की जो किडनी होती है, प्रत्येक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं नेफ्रॉन किडनी की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये एक वृक्क कोशिका और एक वृक्क नलिका से बनी सूक्ष्म संरचना है। प्रत्येक मानव किडनी में लगभग लाखों नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? लाखों नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स इज द बॉडी इन द बॉडी नॉर्मली कैरीज द मोस्ट यूरिया। शरीर को कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है डोर्सल अरोटा, सेकंड ऑप्शन है हेपेटिक वेन, थर्ड ऑप्शन है रीनल वेन, फोर्थ ऑप्शन है हेपेटिक पोर्टल वेन। हिंदी में देख लेते हैं पहला ऑप्शन है डोर्सल अरोटा, ए नहीं आएगा, डोर्सल अरोटा ओर्टा, सेकंड ऑप्शन है हेपेटिक वेन, थर्ड ऑप्शन है रीनल वेन, फोर्थ ऑप्शन है हेपेटिक पोर्टल वेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? शरीर की कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? कौन ले जाती है? हेपेटिक पोर्टल वेन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस लेयर टर्न्स येलो ड्यू टू। त्वचा का रंग और म्यूकस परत ब्लैंक के कारण पीले हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हिपैटोसेल्युलर, सेकंड ऑप्शन है हिमोलाइटिक, थर्ड ऑप्शन है इनहिबिटर्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल। देख लेते हैं, हिंदी में पहला ऑप्शन है हिपैटोसेल्युलर, सेकंड ऑप्शन है हिमोलाइटिक, थर्ड ऑप्शन है अवरोधक, फोर्थ ऑप्शन है सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? त्वचा का रंग और म्यूकस परत किसके कारण पीले हो जाती हैं? किसके कारण हो जाते हैं? हिपैटोसेल्युलर, हिमोलाइटिक एंड इनहिबिटर्स, ऑल ऑफ दीज। किसके कारण? हिपैटोसेल्युलर, हिमोलाइटिक एंड अवरोधक। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाए खाए खांसी, इसको आप काली खांसी भी बोल सकती हो, हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 days एंड इज कोज्ड बाय।
हिंदी में देख लेते हैं। खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और यह इस कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, सेकंड ऑप्शन है पर्ट्यूटिस बैसिलस, थर्ड ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये क्वेश्चन, इसमें जो खाए खाए ऐड किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। यह काली खांसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस जिसका उद्भवम काल जो होता है 10 दिन का होता है, किसके कारण होती है ये खाए खाए खांसी, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज होता है, कोज्ड बाय, किसके कारण होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बोर्डेटेला पर्ट्यूटिस। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इज, ऑक्सीजन न्यूनता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, सेकंड ऑप्शन है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, थर्ड ऑप्शन है अ टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति, सेकंड ऑप्शन है खेड़ी का समय के पहले अलग होना, थर्ड ऑप्शन है उल्व द्रव का नमूना पाने की एक तकनीक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सीजन न्यूनता है, किसके कारण है, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज दैट अकर्स इन ओल्ड एज लाइक पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर्स डिसीज एंड कैंसर मे बी रिलेटेड टू। हिंदी में देख लेते हैं। पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और कैंसर जैसे रोग जो वृद्धावस्था में होते हैं से संबंधित हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड ऑप्शन है लो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है हाई इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना, सेकंड ऑप्शन है उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना, थर्ड ऑप्शन है प्रति ऑक्सीकारक कम मात्रा में लेना, फोर्थ ऑप्शन है प्रति ऑक्सीकारक अधिक मात्रा में लेना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग और कैंसर जैसे रोग जो वृद्धावस्था में होते हैं किससे संबंधित हैं, प्रति ऑक्सीकारक कम मात्रा में लेना, लो इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।